हेलो स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है 51 नंबर का, ये 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह है उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है, अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना, ये क्या है? तो ये मुख्य उद्देश्य है दबाव समूह का। देखिए जो फाइनर थे, फाइनर ने दबाव समूहों को क्या कहा था? तो फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी थी। अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी थी? तो फाइनर ने दी थी दबाव समूहों को। और इन्होंने इसके दबाव समूह के जो लक्षण बतलाए हैं, पहला इन्होंने बताया कि जो दबाव समूह हैं उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, दबाव समूह जो हैं वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। और कहते हैं कि दबाव समूहों का संबंध जो है वह विशिष्ट मामलों से होता है। और जो दबाव समूह होते हैं वे राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और ना ही ये चुनाव में भाग लेते हैं, बल्कि ये अपने स्वार्थों की, अपने हित की प्राप्ति के लिए ये सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो वही दबाव समूह होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तुम अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है, दबाव समूह की तकनीकी क्या है? यानी दबाव समूह किसका प्रयोग करते हैं? तो हमारा जो सही होगा ऑप्शन ए, धमकी देना, यह इनकी तकनीकी है। इसके अलावा ये संगोष्ठी भी बनाते हैं, प्रचार का सहारा लेते हैं, लॉबी का निर्माण करते हैं, धमकी देना, दबाव डालना, प्रदर्शन करना और आंकड़े होते हैं उनका प्रसारण करना, इन्हीं आधारों पर ये दबाव बनाते हैं सरकार पर और अपने स्वार्थों का, अपने हितों का क्या करते हैं? तो पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रिपब्लिक का लेखक कौन है? जो रिपब्लिक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो जो रिपब्लिक पुस्तक है इसके लेखक है प्लेटो। रिपब्लिक के जो लेखक है वो कौन है? तो प्लेटो है। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य, दार्शनिक शासक और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ साम्यवादी संबंधी विचार भी दिए हैं अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। नेक्स्ट है, पत्नियों एवं संपत्ति की साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्लेटो थे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, प्लेटो। देखिए रिपब्लिक जो इनकी पुस्तक है इसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना हेतु शिक्षा और साम्यवाद को क्या माना है? तो आधार स्तंभ माना है। और साम्यवाद के अंतर्गत ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके, जिसके लिए इन्होंने क्या किया है? तो संपत्ति का वर्जन किया है। संपत्ति के साथ साथ परिवार का भी ये वर्जन करते हैं, जिसे पत्नियों और संपत्ति का साम्यवाद कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो के द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। उसके बाद देखिए जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। 180 क्या है? तो 180 प्रकरण है। इसके अलावा 150 अध्याय हैं, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो कौटिल्य की। ये किससे संबंधित है? तो ये राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित है। अगला शासन नीति या राजनीति से संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसके द्वारा किया गया? तो राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन करते हैं मैकियावली जो है ये राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन करते हैं। मैकियावली की जो पुस्तक है द प्रिंस, इनमें इन्होंने सर्वोच्च और निरंकुश राज्य का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? जो राजा है वह शेर की तरह साहसी हो और लोमड़ी की तरह चालाक हो, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन कहा गया है मैकियावली के द्वारा। मैकियावली के द्वारा कहा गया है कि जो राजा हो
वो शेर की तरह साहसी हो और लोमड़ी की तरह चालाक हो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, तो यह कथन है रूसो का। रूसो का कथन है कि व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु हर जगह वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसके द्वारा किया गया? तो ये करने वाले हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था एवं वर्ग संघर्ष का निरूपण किया। नेक्स्ट है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। नेक्स्ट है, हॉब्स लॉक रूसो एक मत है। किस आधार पर? तो राज्य जो है वो समझौते का परिणाम है, इसी आधार पर ये एक मत है, बाकी इनके मत जो है वह भिन्न है। अगला प्रश्न हमारा है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वह अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं उनकी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? भारत को, देखिए इसमें इसकी व्याख्या थोड़ा कर लेते हैं ना, और अनुच्छेदों को देख लेते हैं। इसमें देखिए जो अनुच्छेद 162 है, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है। 167 में हमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में दायित्व है, और इसमें इसके अंतर्गत ही राज्य के कार्यों की प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय जो है वह राज्यपाल को सूचित किया जाए। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय जो प्रस्थापनाएं हैं उसके संबंधी जो जानकारियां हैं वह राज्यपाल मांगे अगर तो उसे दे दिया जाए। इसके अलावा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जा सकता है अनुच्छेद 167 के तहत। उसके बाद जो अनुच्छेद 168 है इसमें राज्यों के विधानमंडलों का गठन की बात की गई है। राज्यों के विधानमंडलों के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 168 में, और अनुच्छेद 169 जो है वह राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन करता है। विधान परिषद का जो सृजन और इसका उत्साधन किया जाता है या समाप्त किया जाता है अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? तो भारत को औपनिवेशिक स्टेटस देने की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत को औपनिवेशिक स्टेटस देने की मांग की थी, और दादा भाई नौरोजी जो थे वे एक उदारवादी विचारक थे, और इन्होंने स्वराज की मांग की थी, औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी अंग्रेजों से दादा भाई नौरोजी ने। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग इन्होंने रखी थी, और शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रास बिहारी बोस जो है यह पूर्णतः स्वतंत्रता चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाने से कोई चूक नहीं किया, इन्होंने अपना लिया था हिंसा का जो रास्ता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो आरंभ किया गया था 1942 को। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसके द्वारा की गई? भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की मांग किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत को पूर्ण आज़ादी एवं प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए इस बात की मांग इन्होंने की थी। नेक्स्ट है जो हमारा प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया जो हैं वह जाने जाते हैं, तो राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं समाजवादी अवधारणा के लिए। राम मनोहर लोहिया समाजवादी अवधारणा के लिए जाने जाते हैं। ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक, समाज सुधारक एवं एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
लोहिया ने समाज में जो व्याप्त आर्थिक विषमता और जो भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने समाजवाद की स्थापना की, और उसके बाद इन्होंने स्थापना की बात की थी, और इन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद की स्थापना की बात की, जिसे नवीन समाजवाद का नाम दिया गया, जिसके इन्होंने 4 आधार बताए थे। जो लोहिया का समाजवाद था उसका इन्होंने चार आधार बताए। एक समानता हो, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा अहिंसा और चौथा विकेंद्रीकरण। इन चारों की बात इन्होंने समाजवाद के रूप में की थी। तो राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं समाजवादी अवधारणा के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है जातीय राजनीति। जाति की राजनीति भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाती है। जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। मंत्री पद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि की जो नियुक्ति होती है यह जातिगत दृष्टिकोण के ध्यान में रखकर की जाती है। तो जाति का राजनीतिकरण हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जाति की राजनीति। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनिए। इनमें से क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है। और आपको पता होगा कि हाल ही में जो आम आदमी पार्टी है इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, और 3 जो पार्टियां थी जिसे राष्ट्रीय दल से निष्कासित कर दिया गया, और अब जो राष्ट्रीय पार्टी है भारत में वे 6 हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला है, एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। ये किसने कहा था? एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य जो है वह लुप्त हो जाएगा। तो ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य को पूंजीपति वर्ग का एक यंत्र माना है इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने, और जो शोषण का उपकरण है। राज्य क्या है? शोषण का उपकरण है। मार्क्स सर्वहारा क्रांति द्वारा राज्य के अंत की बात करते हैं, जिससे अंततः क्या होगा? तो राज्य विहीन या वर्ग विहीन समाज का निर्माण होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वह थे बेंथम। बेंथम ने सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बेंथम ने माना कि मानव दुख से बचना चाहता है और सुख उसे प्राप्त करना चाहता है, सुख से को वह प्राप्त करना चाहता है। बेंथम जो है वो उपयोगितावाद के प्रवर्तक हैं, और वह अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर बल देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि सुख दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेंथम ने। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? तो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। प्रथम राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं वैज्ञानिक के नाम से अरस्तु। ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें देखिए रेडियो होगा, रेडियो, तुम्हें रेडियो के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है, तुम्हें रेडियो के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, देखिए इसमें कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें रेडियो के खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने को क्या सारा जहां पड़ा है। यह कथन था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जो थे वे साम्यवादी राज की स्थापना के लिए क्या करते हैं? तो दुनिया के मजदूरों का आह्वान करते हैं इस कथन के द्वारा, क्योंकि जो मजदूरों का एक देश नहीं होता, वे कहते हैं कि मजदूरों का एक देश नहीं होता। इसी संदर्भ में इन्होंने यह कथन कहा था। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, कार्ल मार्क्स। अगला हमारा प्रश्न है, जे.एस. मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? जे.एस. मिल जो है वह निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो जे.एस. मिल जो था वह स्वतंत्रता का समर्थक था। इनकी पुस्तक क्या थी? तो इनकी पुस्तक थी जे.एस. मिल की ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी, 1859 में। और इसमें इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। यह 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। विचार और जो मिल हैं वे 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। पहली विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा दूसरी कार्य करने की स्वतंत्रता। इसी कारण से मिल को स्वतंत्रता का पुजारी या निष्ठावान समर्थक भी कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता का पुजारी किसे कहा जाता है, तो भी जे.एस. मिल ही होंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को। अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है कि यह प्रतिक्रिया नहीं क्या है, तो अपितु क्रांति है। यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। तो संरचनात्मक कार्यात्मक जो उपागम है इसका आधार है आगत एवं निर्गत कार्यों का विश्लेषणात्मक पद्धति। आगत एवं निर्गत कार्यों का विश्लेषणात्मक पद्धति जो है यह किसका आधार है, तो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का। और संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम जो है इसके प्रवर्तक कौन है, तो आमंड है। आमंड है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के प्रवर्तक है आमंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है, या राजनीतिक विकास और अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो देखिए जो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन कि जो राजनीतिक विकास है वह कुलीन तंत्र का निर्माता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। निम्न में से सही कथन को चुनिए। राजनीतिक संस्कृति का विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो यह सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है और हमें सही कथन ही चयन करना था। और राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण विश्वास का संकलन नहीं है, तो देखिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है किस पर, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जो है वह आधारित है सत्ता की राजनीति पे। सत्ता यानी शक्ति की राजनीति पे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है। और राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्ति के लिए शक्ति का अर्जन प्रसार एवं प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए अमेरिका को। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, सत्ता की राजनीति पर। अगला प्रश्न है, अन्य सभी अधिकार मूल्य से निकले हैं। अन्य सभी अधिकार हैं जिसका मूल कौन सा है, तो वह है प्राकृतिक अधिकार। सभी अधिकार जो हैं वह निकले हैं किससे, तो प्राकृतिक अधिकारों से। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्यों के रूप में शामिल हुए थे। भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो वो शामिल हुए थे जगजीवन राम। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जगजीवन राम। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।